Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Khadija Kamran and you know that I am teaching you General Science of 7th class. जी तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. ठीक है बेटे, जैसे कि आपको पता है कि हमने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का जो टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है. तो उन एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हमने जो इसका फर्स्ट एजेंट था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, विच वाज इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स और इंसेक्ट पॉलिनेशन. तो बेटा आज जो हमारा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है उसमें जो हमारा जो सेकेंड टाइप है जो उसमें दैट इज़ अबाउट द विंड पॉलिनेशन. मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ कि इस चैप्टर में जो हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया हुआ है, इस चैप्टर में हमारा जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का जो आज का टॉपिक है, इससे प्रीवियस जो हमने इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स पढ़ा था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था. जी तो बेटा जैसे कि हमें सबको पता है कि पॉलिनेशन क्या होती है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स जो कि मेल पार्ट है फ्लावर का, दैट्स बेसिकली ट्रांसफर टूवर्ड्स द ओव्यूल दैट्स प्रेजेंट इन द स्टिग्मा. तो अब ये जो प्रोसेस है पॉलिनेशन का, इसको करवाने के लिए कुछ पॉलिनेटर्स, कुछ एजेंट्स हैं जो कि एनवायरनमेंट के अंदर, नेचर के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं. उन पॉलिनेटर्स में जो फर्स्ट एजेंट था वो इंसेक्ट पॉलिनेशन का, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या था कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लावर्स को विजिट करते हैं. नाउ व्हाई दे विजिट द फ्लावर्स? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव कलर्स ऑफ पेटल्स एंड द स्वीट फ्रेगनेंस एंड द स्वीट नेक्टर. ठीक है जी, जो स्वीट नेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट है, जो नेक्टर जो लिक्विड जूस प्रेजेंट ऑन पेटल्स के अंदर एट द बेस ऑफ द फ्लावर, उसको सक करने के लिए, उसको गेट करने के लिए जो हम इंसेक्ट्स हैं वो फ्लावर्स को विजिट करते हैं. और इस प्रोसेस के दौरान इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ जब पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है, फिर जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक वो इंसेक्ट्स विजिट करते हैं, मूव करते हैं, तो उस दौरान पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी से जो है वो दूसरे फ्लावर पे सेपरेट कर जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं. तो बेटे ये तो इंसेक्ट पॉलिनेशन था जो कि हम ऑलरेडी अपने लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस कर चुके हैं. जो आज का हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 14, जिसमें हमने विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स पढ़ना है. मींस कि जो ये एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है उसका जो सेकंड मेथड है, जो सेकंड टाइप है, विच इज़ अबाउट द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स. ठीक है, जैसे कि आपको इसके नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि अब यहाँ पे जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो कौन करवाएगा. बेसिकली यहाँ पे जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो विंड करवाएगी. ठीक है जी, हमारे इस चैप्टर में यहाँ पे हमने जो पॉलिनेशन का स्टार्ट किया हुआ है, अब यहाँ पे जो सेकंड एजेंट हमने पढ़ना है दैट इज़ अबाउट द विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स. जी तो बेटे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें विंड की, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में अगर हम देखें तो क्या होगा. बेसिकली है द विंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, दैट इज द पॉलिनेशन फ्रॉम द वन फ्लावर टू अनदर. अब यहाँ पे विंड जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलिनेशन करवा रही है. हाउ, कैसे? विंड ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. अब ये जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं इनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? क्योंकि ये जो फ्लावर्स होते हैं ये विंड के थ्रू पॉलिनेट करते हैं, तो ये बहुत लाइट वेट फ्लावर्स होते हैं, बहुत लाइट वेट इनके पोलन ग्रेन्स होते हैं. और मोस्टली जो ये फ्लावर्स होते हैं इनके जो फ्लावर फेस होता है दैट्स बेसिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो डैट जैसे हवा चलती है तो वो ईजिली शेक कर जाते हैं, इजीली शेक हो जाते हैं, नीचे की तरफ गिर जाते हैं. अब वो दूर दूर तक जब विंड उन्हें गिराती है, उन्हें सेपरेट करती है, तो उस दौरान जब पॉलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स मैं रिपीट कर देती हूँ. आपकी बुक में पेज नंबर 23 पे अगर आप देखें तो ये टॉपिक जो आपको नजर आ रहा है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का, तो स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन है, अंडरलाइन कर लें. The wind can also carry the pollen grains from flower to flower. The wind pollinated flowers have very lightweight pollen grains so that they can easily blow. वो easily shake कर जाएँ, easily blow कर जाएँ, उड़ जाएँ हवा में, ताकि वो दूसरे फ्लावर तक इजीली मूव कर सकें. ठीक है बेटा, अपनी बुक्स जो आई एम श्योर कि आपने ओपन की होंगी, वहाँ पर अपनी ये डेफिनेशंस भी मार्क कर लीजिए. और इसके साथ ही इसकी एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जिनमें विंड पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है. बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं, यहाँ पर हमने कुछ इनकी एग्जाम्पल्स डिस्कस करनी है. दे आर द ग्रासेस एंड वीट. ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर जो 2 एग्जांपल्स गिवन है, मैंने उन्हीं दोनों एग्जांपल्स को यहाँ पे कोट किया है. ग्रासेस एंड वीट, दे आर द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, जिनमें फ्लावर जो है वो विंड के थ्रू पॉलिनेट करते हैं. ठीक है जी, चलिए बेटे अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. होप सो कि आपको ये जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स है या जो विंड पॉलिनेशन है ये समझ आ गया होगा. लाइकवाइज हमने अब इसका थर्ड मेथड स्टार्ट करना है. जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है उसमें हमने थर्ड एजेंट को अब डिस्कस करना है कि वो कौन सा एजेंट है. ठीक है, फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था ना, विच वॉज दैट इंसेक्ट पॉलिनेशन, देन हमने पढ़ा विंड पॉलिनेशन, एंड नाउ इट्स अबाउट द वाटर पॉलिनेशन. जस्ट लाइक द विंड पॉलिनेशन, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें
नाउ हेयर द वाटर करंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। अब यहाँ पर जो वाटर करंट्स हैं, वाटर करंट्स यू कैन से द वेव्स ऑफ वाटर, पानी की जो लहरें हैं, वाटर करंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द पॉलिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, फॉर द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। अब यहाँ पर कैसे पोलन ग्रेन्स को, कैसे पॉलिनेशन के प्रोसेस को वाटर करंट्स की हेल्प से करवाया जाता है। बेटा मोस्टली ये जो प्रोसेस है ना वाटर पॉलिनेशन का, ये मोस्टली होता है एक्वेटिक प्लांट्स में। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स आपकी बुक में यहाँ पे लिखे हुए हैं एक्वेटिक प्लांट्स, ये वर्ड यहाँ पे मेंशन है। एक्वेटिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच प्रेजेंट विच लिव इन वाटर, विच ग्रो इन वाटर, जो वाटर में ग्रो करते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कॉमनली अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में कि मोस्टली आपको वाटर सरफेस के ऊपर भी प्लांट्स ग्रो किए हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम टर्म, जो नाम उनके लिए यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजी में, दे आर द एक्वेटिक प्लांट्स। अब ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, मोस्टली वाटर करंट से एक्ट एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर द पोलन ग्रेन से। यहाँ पर पेज नंबर 23 पे आप देखें, आपकी बुक में आपको वेक्टर का वर्ड भी नज़र आ रहा है। वेक्टर को ज़रा बेटे अंडरलाइन कर लीजिए। वेक्टर के लिए एक छोटा सा वर्ड, जो की वर्ड मैं आपको यहाँ पे मेंशन करवा रही हूँ, वो आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। Few of the plants can pollinate with the help of the water, although it's not a very common method in the plant, but these aquatic plants release the pollen into the water. In this case, water current act as a vector. यहाँ पे बेटा वेक्टर के वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए और वेक्टर के ऊपर अंडरलाइन करके आप यहाँ पे एक छोटा सा जो वर्ड है, इसका मीनिंग है वो अंडरस्टैंड करने के लिए आप लिख लीजिए कैरियर। कैरियर किसे कहते हैं? जो किसी चीज़ को कैरी करता है, उठाता है, लेकर जाता है। तो यहाँ पर वाटर करंट से एज अ कैरियर एक्ट करेंगे, एज अ वेक्टर एक्ट करेंगे, जो कि वेव्स के थ्रू, वाटर करंट्स जो है वो वेव्स के थ्रू, वाटर वेव्स के थ्रू जो है वो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना शुरू करते हैं वाटर के अंदर, पानी के अंदर। और ये प्रोसेस किन प्लांट्स में हो रहा है? एक्वेटिक प्लांट्स में। ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ दीज प्लांट्स, तो जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है यहाँ पर वाटर पॉलिनेशन में, वाटर पॉलिनेटिव फ्लावर्स में, दैट इज द हाइड्रिला प्लांट्स। हाइड्रिला इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द वाटर पॉलिनेटिव फ्लावर्स, जो कि अपने पोलन ग्रेन्स को, हाइड्रिला जो कि एक्वेटिक प्लांट है, जो अपने पोलन ग्रेन्स को वाटर के अंदर ही जो है उसको स्प्रेड करता है और फिर वाटर करंट्स के थ्रू, वाटर वेव्स के थ्रू वो जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर तक मूव कर जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपका वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स का, वाटर पॉलिनेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटे। आपको सामने जो इसकी डायग्राम में नजर आ रही होगी फिगर 3.9 में, यू कैन सी के वहाँ पे आपको एक्वेटिक प्लांट दिखाए जा रहे हैं जो कि वाटर सरफेस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है जी। आगे जाने से पहले बिफोर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, आई वुड लाइक टू डिस्कस सम ऑफ द गुड टू नो हेयर ऑल्सो, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। पेज नंबर 23 पे देखें तो बेटे लास्ट में आपको एक गुड टू नो, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे हनी बी के बारे में बताया हुआ है कि हनी बी नॉट ओनली एक्ट एज अ इंसेक्ट पॉलिनेटेड, ठीक है, ना सिर्फ वो इंसेक्ट पॉलिनेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बट ऑल्सो एज अ मेजर सोर्स ऑफ फूड इंडस्ट्री। हनी जैसे कि आप सबको पता है, शहद, शहद में जैसे कि कुरान करीम में भी है और शहद में आपको पता ही होगा यकीनन कि शहद में शफा है, ठीक है। तो ये जो हनी है बेसिकली, जो हनी बी प्रोड्यूस कर रही है, तो ना सिर्फ वो इंसेक्ट पॉलिनेशन में अपना रोल प्ले कर रही है हनी बी, बल्कि जब वो हनी भी प्रोड्यूस कर रही है तो फूड इंडस्ट्री का भी एक बहुत मेजर जो पार्ट है वो हनी भी प्ले कर रही है। देन इसके बाद नेक्स्ट आप पेज नंबर 24 पे देखें तो वहाँ पर भी सबसे फर्स्ट आपको गुड टू नो नजर आ रहा है, एक दफ़ा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं बेटे। गुड टू नो के हवाले से जैसे मैं आपको अक्सर डिस्कस भी आपसे करती रहती हूँ कि गुड टू नो आपकी एक्चुअली इन्फॉर्मेशन है, एक जनरल नॉलेज है, इसको आपने एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करना है। ऐसा जो है उसके ऊपर से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बट एक दफ़ा आपने इसको गो थ्रू ज़रूर करना है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये गुड टू नो आपके सिलेबस में ऐड है जी। तो यहाँ पे जो गुड टू नो है उसमें एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर देखें फ्लावर अगर पॉलिनेट नहीं करता, अगर फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं होता, देन व्हाट विल हैपन टू दैट फ्लावर। अगर पॉलिनेशन नहीं होती किसी फ्लावर की तो वो फ्लावर डाई कर जाता है, मर जाता है, इजीली डाइज एंड ड्रॉप्स, ठीक है। वो फ्लावर भी ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है, क्योंकि उसमें आगे पॉलिनेशन का फर्दर प्रोसेस ही अकर नहीं हुआ, ठीक है। तो उस फ्लावर की लाइफ फिर वहीं तक क्या है, ख़त्म हो जाती है जी। तो यहाँ तक हमारा जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, ओके, उसकी तरफ आते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। होप सो कि यहाँ तक आपको पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेटर्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटे, दैट इज अबाउट द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, द टॉपिक इज प्रेजेंट ऑन द पेज नंबर 24, ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। नाउ
आफ्टर पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन का प्रोसेस तो हो गया, पॉलन ग्रेन्स जो है वो तो ट्रांसफर हो गए दूसरे फ्लावर तक, उसके ओव्यूल तक चले गए हैं, पॉलिनेशन हो गई है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब पॉलिनेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है प्लांट में, जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन ऑल्सो इन द टॉपिक 3.6 फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली, अंडरलाइन कर लीजिए, फिर मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करती हूँ। पेज नंबर 24 फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। जी तो बेटा पेंसिल निकाल लीजिए और डेफिनेशन मार्क कर ले। यही जो डेफिनेशन है ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, उसमें भी आपको गिवन है डिफाइन फर्टिलाइजेशन, तो ये डेफिनेशन आपने लर्न भी करनी है शॉर्ट क्वेश्चन में। जी आफ्टर पॉलिनेशन, जैसे कि हमने बात अभी की कि आफ्टर पॉलिनेशन नाउ द फर्टिलाइजेशन विल अकर। नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, अंडरलाइन द डेफिनेशन फ्रॉम हेयर, the fusion of male gamete pollen grains with the female gamete ovule to form a zygote seed is called the fertilization। जी तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, द फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन कहते हैं कंबाइन, टू कंबाइन टुगेदर, मिलाप, मिलने को, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, और मेल गैमेट हमने फ्लावर में डिस्कस किए थे ना, कौन से होते हैं मेल गैमेट, पोलन ग्रेन्स। द फ्यूजन ऑफ दिस मेल गैमेट विच आर ऑल्सो नोन एज द पोलन ग्रेन्स with the female gametes। now what are the name of those female gametes, previous lectures के अंदर हमने डिस्कस भी किया था, ovules, ठीक है। now the fusion of these male gametes pollen grains with the female gametes ovules, the process is called the fertilization। okay, अब जब ये फ्यूजन हो जाती है the male gamete pollen grains with the female gamete ovules, now what will happen after the fusion of these male gametes and pollen grains and ovules, now द जाइगोट विल फॉर्म्ड, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में बेसिकली जो है बेटा वो जाइगोट बनता है। नेक्स्ट आपको लाइन के अंदर जब मेंशन वर्ड एक नज़र भी आ रहा होगा, द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल देन डेवलप इनटू द जाइगोट एंड दिस जाइगोट इज फर्दर डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म द एम्ब्रियो, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब वो जाइगोट बना फ्लावर के अंदर प्लांट में, एंड देन आफ्टर द जाइगोट इज फर्दर रिपीटेडली डिवाइड एंड फॉर्म द एम्ब्रियो, ठीक है। ये आगे फर्दर उसके अंदर जो डिवीजन का प्रोसेस है प्लांट के अंदर फर्दर आगे चलता रहेगा अंटिल के वो फ्रूट तक आ जाता है। फ्रूट का टॉपिक जो है इंशाल्लाह फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट जो है वो इससे नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। नाउ अब ये जो एम्ब्रियो है बेसिकली, एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो बेसिकली फॉर्म्ड फ्रॉम द जाइगोट आफ्टर द रिपीटेडली डिवीजन। जाइगोट कैसे बना, मैं रिपीट कर दूं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स विद द फीमेल गैमेट ओव्यूल्स एंड दे विल मेक द जाइगोट। नाउ दिस जाइगोट विल बी फर्दर डिवाइडेड, रिपीटेडली डिवाइडेड एंड देन कन्वर्टेड टू द एम्ब्रियो। नाउ दिस एम्ब्रियो, अब ये जो एम्ब्रियो आगे फर्दर जब ग्रो करता है तो ग्रो करने के लिए इस एम्ब्रियो के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है which is called the, this embryo contain a special type of tissue called the endosperm। now this endosperm basically जो इसका function होता है to provide the food to this embryo, ठीक है। ये जो एंडोस्पर्म है, जो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है जो एम्ब्रियो को सराउंड करता है, एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली एम्ब्रियो को वो फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, तो सो डैट कि एम्ब्रियो जो है ताकि आगे फर्दर जो है वो इजीली ग्रो कर सके, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स का जो टॉपिक है बहुत इजी सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, वो आपका कंप्लीट हो गया। इसके साथ बेटा जो डायग्राम है वो ऐसा आपने नहीं करनी बिकॉज ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐड नहीं है, इसको आपको फर्दर प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है। आपने फ्लावर की वो डायग्राम जो हमने प्रीवियस अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी फिगर 3.5 उसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी इंक्लूड है, ठीक है। होप सो कि आपने अभी तक जो है वो डायरी वर्क में जब लर्न किया होगा, आई एम श्योर कि आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। जी बच्चे, नेक्स्ट अब आपका जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स तक हमने डिस्कस कर लिया, वो हमें समझ आ गया कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है, कि पॉलिनेशन के बाद जो है प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन में भी हमने क्या डिस्कस किया, व्हेन द पोलन ग्रेन्स कंबाइन विद द विच इज द मेल गैमेट्स कंबाइन विद द ओव्यूल्स विच आर द फीमेल गैमेट्स, they form the zygote, then the zygote is further divided to form the embryo and that embryo is protected, that embryo is surrounded by the endosperm which is a special type of tissue which provide the food to the embryo, okay। अब यहाँ तक तो हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद आगे क्या होगा, नाउ इट्स अ टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है। बेटा प्लांट में जो बेसिकली उसका अल्टीमेट है, जो उसने आगे अपनी प्रोडक्शन करनी है, अपनी जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उसने कंप्लीट करना है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट।
जब वो फ्रूट के फॉर्म में आता है, जब वो फ्रूट बनाता है कोई प्लांट, तो उस वक्त ही एक्चुअली उसका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, जो हम लोग सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको याद होगा कि हमने जब ये डिस्कस किया था कि जो फ्लावर है वो प्लांट का एक सेक्शुअल ऑर्गन है, और उस फ्लावर का अल्टीमेटली क्या होता है कि उसने आगे फ्रूट में कन्वर्ट होना होता है। फ्लावर के अंदर हमने, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि उसमें जो फीमेल पार्ट्स है उसके, जो गाइनोशियम है, दैट कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब वही जो ओवरी है, दैट राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड द फ्रूट। ठीक है, यहाँ पे अभी हम आगे स्टार्ट भी करने लगे। यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल, हेयर आई हैव ड्रॉन द ओवरी। अब यही जो ओवरी है, जब ये राइप कर जाती है, जब ये पक जाती है, दैट राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड द फ्रूट। आपकी बुक में यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी गिवन है, एक दफ़ा उसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। टॉपिक 3.7 फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स के अंदर देखें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज टू फॉर्म अ फ्रूट एंड द वेरी सिंपल एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए, साथ ही आपको नजर आ रही होगी दिस राइपेंड ओवरी इज नोन एज अ फ्रूट। अब फ्रूट की फॉर्मेशन के बाद जो ये सीड जिसमें हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन हुई है, अब यहाँ पर आगे फर्दर जो एम्ब्रियो बना था, जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया था ना कि एम्ब्रियो आगे फर्दर उसके ऊपर एंडोस्पर्म टिश्यू है जो उसे फूड प्रोवाइड कर रहा है। अब उस एम्ब्रियो के अंदर बेसिकली 2 कोटिलीडन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम आगे जाकर इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस भी करेंगे। नाउ दैट एम्ब्रियो कंटेन द 2 कोटिलीडन्स, विच वन, रेडिकल एंड द प्लोम्यूल। ठीक है, अब उसमें जो रेडिकल होता है वो आगे कन्वर्ट होता है फर्स्ट रूट में, और जो प्लोम्यूल होता है वो आगे जाकर फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू द फर्स्ट शूट। ठीक है, ये आगे जाकर हम इसी टॉपिक के अंदर आगे जाकर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे सर आपको डायग्राम का बता दूँ कि इस डायग्राम की जो फिगर 3.11 आपके इस पेज के ऊपर नज़र आ रही है, इस डायग्राम के अंदर आपको क्या डिस्कस किया गया है। बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, जो कि हमारा आज के टॉपिक का जो फर्स्ट पार्ट है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ये डायग्राम बेसिकली हमारी इस जो डेफिनेशन है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये डायग्राम जो है वो समझना ज़रूरी है। नाउ हाउ दिस प्रोसेस अकर, यहाँ से अगर आप देखें तो आपने अपनी बुक के ऊपर जहाँ पे डायग्राम ड्रॉ हुई है, यहाँ पर नंबर 1 कर लीजिए। ठीक है, देन नंबर 2, 3, 4 एंड फाइनली इट्स 5। ठीक है बेटे, तो अब मैं ज़रा स्टार्ट कर रही हूँ डायग्राम। सो फर्स्ट स्टेप में आपको ये देखने हैं फर्स्ट स्टेज के ऊपर कि ये फ्लावर है इन विच द फर्टिलाइजेशन हैज़ बीन अकर्ड। सो फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओवरी के अंदर जब जाइगोट बन चुका है, और जाइगोट की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, व्हेन द पोलन ग्रेन्स कंबाइंस विद द ओव्यूल। ओके, अब उस जाइगोट के बाद आगे फर्दर एम्ब्रियो जब डिवाइड कर रहा है, फर्दर इसमें डिवीजन स्टार्ट हो रही है। अब क्या होगा कि जो ये पेटल्स है इसकी, जो कि ब्लैक सी यहाँ नजर आ रही हैं, दे विल स्टार्ट टू बी विल्ट डाउन, वो मुरझाना शुरू हो जाएंगी। विल्टिंग प्रोसेस कहते हैं ना मुरझाने को, तो यहाँ पे पेटल्स जो है वो विल्ट करना शुरू हो जाती हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। ये इसके सेपल्स और पेडिसल भी आपको ग्रीन से नजर आ रही होंगी अपनी बुक के अंदर। देन आफ्टरवर्ड द सीड डिवेलप्स फ्रॉम द ओव्यूल। ये जो ओव्यूल जो फीमेल ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, इससे अब आगे सीड बनना शुरू होगा। ये वही सीड है जो आप फ्रूट के अंदर देखते हैं, फ्रूट के अंदर जब हम ईट करते हैं फ्रूट, तो उसके अंदर जो सीड प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली ये वही सीड है जो कि ओव्यूल से डेवलप करता है, ओव्यूल से इसकी फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल आप मैंगो, आजकल जो कि समर सीजन है, मैंगो आप यकीनन खा भी रहोगे, तो उस मैंगो के अंदर सेंटर में जो सीड है, जो मेन सीड है उसका, जिसको हम गुटली भी कहते हैं, बेसिकली दैट सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल। आफ्टरवर्ड अब क्या होगा, यहाँ पे ये बिल्कुल जो पेटल्स है इसकी ये विल्ट डाउन हो गई हैं, बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं, एंड देन दिस फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी। ये जो ओवरी थी, इससे अब आगे जाकर ये फ्रूट बनना शुरू हो गया है। लास्ट स्टेप में आप देखें, फ्रूट राइपन्स, फ्लावर्स पार्ट्स फॉल अवे। फ्रूट बिल्कुल पककर तैयार हो गया है, राइपन्स मीन कि वो पक चुका है, और वो राइपन कैसे हुआ, द राइपेंड ओवरी इज बेसिकली कॉल्ड द फ्रूट। और जो फ्लावर्स के बाकी के जो पार्ट्स हैं, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, बिल्कुल जब वो फॉल अवे हो गए हैं, गिर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, और यहाँ पर जब वो फ्रूट जब उसकी फॉर्मेशन है कंप्लीट हो गई है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट है, वो हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट किस तरह से प्लांट के अंदर होती है। प्लस इसके साथ जो हमने भी यहाँ पे 2 चीज़ें डिस्कस की थी, वो ये था कि एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो कंटेन्स 2 कोटिलीडन्स, रेडिकल एंड प्लोम्यूल। तो ज़रा एक दफ़ा इन दोनों को भी डिस्कस कर लेते हैं। एम्ब्रियो जो कि जाइगोट आगे जब फर्दर डिवाइड करता है इनटू द एम्ब्रियो। Now this embryo contains the 2 cotyledons. Number 1 radicle, number 2 plumule. ठीक है, अब ये जो रेडिकल है ये आगे जाकर फर्दर ग्रो करता है इनटू द फर्स्ट रूट। जो फर्स्ट रूट प्लांट के अंदर जो ग्रो करती है, दैट फर्स्ट रूट इज बेसिकली ग्रोन फ्रॉम द रेडिकल, एंड द फर्स्ट शूट, जो फर्स्ट शूट प्लांट के अंदर जो शूट बर्ड ग्रो करना शुरू करता है, दैट इज फ्रॉम द प्लोम्यूल। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने रिपीट किया है उसी चीज़ को जो कि हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है कि जो एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म उसको सराउंड करता है, और ये जो सारी आगे फॉर्मेशन है
जो ये प्रोडक्शन है, जो ये ग्रोथ है, उसके लिए जो फूड आ रही होती है एम्ब्रियो से, वो कहाँ से आ रही होती है, दैट इज़ फ्रॉम द एंडोस्पर्म। ठीक है बेटे जी, तो यहाँ तक का जो है आपका ये वाला टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया है। ये एम्ब्रियो जो है वो सॉइल के अंदर फिर फिर्मली जब उसके अंदर जो है वो अपनी जड़ें उसके अंदर जब बनना शुरू होती हैं तो फिर वो आगे एम्ब्रियो फर्दर फ्यूचर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ ही आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द सीड जर्मिनेशन। ठीक है, अब जो सीड है उसकी फॉर्मेशन हमने अभी डिस्कस कर ली ना कि सीड जो है वो बन गया है। सीड कहाँ से बना है, फ्रॉम द ओव्यूल। सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज नंबर 25 पर जरा देखिएगा, आपका नेक्स्ट टॉपिक है सीड जर्मिनेशन। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सीड कहाँ से डेवलप हुआ, फ्रॉम द ओव्यूल। जर्मिनेशन की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, मैं इसको स्टार्ट में आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। द अर्ली ग्रोथ ऑफ द सीड इनटू द प्लांट इज कॉल्ड द जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन यानी कि अब सीड का ग्रो करना, सीड की ग्रोथ का आगे स्टार्ट होना। इसके लिए एक छोटी सी जो फिगर 3.12 आपको यहाँ पे पेज नंबर 25 पे नज़र आ रही है, सीड जर्मिनेशन इन प्लांट्स, उसी फिगर को यहाँ पे मैंने स्केच आउट किया है। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए ये फिगर बेस्ट है। आप जस्ट अगर इस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। अब होता है क्या नॉर्मली कि जब हम सीड को सॉइल में सो करते हैं, ठीक है, उस सीड को कवरिंग, एक जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, हार्ड टफ कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं सीड कोट। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि वो सीड आगे जब फर्दर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, उस एम्ब्रियो से फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एक रेडिकल एंड देन एक प्लूम्यूल, ये 2 कोटिलिडन्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं। फॉर द नेक्स्ट, अब ये जो रेडिकल है ये आगे फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फ्यूचर रूट। यहाँ पर आपको जो है वो रूट्स नज़र आ रही होंगी, और जो ये आपका प्लूम्यूल है ये आगे जाके फर्स्ट कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फ्यूचर शूट, और यू कैन से द स्टेम्स, और इसी स्टेम के ऊपर आगे जाकर जो है ये लीव्स ग्रो करना शुरू हो जाती है। एंड नाउ दीज आर द सेम लीव्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यही वही लीव्स हैं जो कि आगे फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है जी, और जब ये आगे ग्रोथ स्टार्ट करता है तो इसका जो कि सीड कोट है बाहर से ये ब्रेक कर जाता है। आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा, डायग्राम के अंदर लेबलिंग बहुत ज़्यादा है लेकिन वो इररिलेवेंट है, वो यहाँ पर आपके टॉपिक के साथ जो है वो उसकी डिस्कशन नहीं है, तो मैंने इस वजह से उन लेबलिंग को यहाँ डिस्कस नहीं किया। जो आपके टॉपिक के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस किया है ताकि बेटे आप कंफ्यूज ना हो। सिंपली आपने इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि जो सीड है उसमें से फर्स्ट रेडिकल और जो फर्स्ट प्लूम्यूल निकलता है वो आगे जाकर फ्यूचर रूट और फ्यूचर शूट में कन्वर्ट हो जाता है, सीड कोट उसका बस्ट कर जाता है, और आगे जब शूट के ऊपर लीव्स ग्रो करते हैं दे आर द सेम लीव्स विच इन्वॉल्व फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा सीड जर्मिनेशन के हवाले से 1-2 पॉइंट्स हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सीड कब अपनी जर्मिनेशन को स्टार्ट करता है। दैट डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, अब एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर तो फेवरेबल है सीड के लिए, यानी कि अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, अगर तो सीड को प्रॉपरली एयर, वाटर, फूड, न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज़ें अगर तो सीड को मिल रही हैं देन इट मीन्स द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द प्लांट, फॉर द सीड, फेवरेबल कंडीशंस हैं, सो सीड विल ईजिली स्टार्ट टू ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। बट अगर कंडीशंस अनफेवरेबल है प्लांट के लिए, कंडीशंस अनफेवरेबल है सीड के लिए, तो बहुत से ऐसे सीड्स हैं जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जो खुद को डोरमेंट कर लेते हैं। डोरमेंट का वर्ड यहाँ पे आपको पैराग्राफ नंबर 2 में, लाइन नंबर 2 में नज़र आ रहा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए डोरमेंट को। डोरमेंट का मीनिंग ये होता है खुद को हाइड कर लेना, छुपा लेना। अब वो क्यों हाइड कर रहा है खुद को सीड, वो इस वजह से खुद को हाइड कर रहा है कि सीड के लिए कंडीशंस अनफेवरेबल हो गई हैं, सीड को प्रॉपर्ली वाटर नहीं मिल रहा, एयर नहीं मिल रही, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो सीड खुद को हाइड भी कर सकता है, खुद को डोरमेंट कंडीशंस में भी लेके जा सकता है। जब वो डोरमेंट कंडीशंस में होगा तो हम उसे कहेंगे कि अभी इस टाइम उसके लिए कंडीशंस अनफेवरेबल है। ठीक है बेटे, तो लास्ट में सीड जर्मिनेशन की डेफिनेशन जो मैंने स्टार्ट में भी डिस्कस की है, एक दफ़ा उसको भी अंडरलाइन करने, फिर अपना आज का टॉपिक हम वाइंड अप करते हैं। आपको थर्ड पैराग्राफ के अंदर लाइन नंबर 3 में सीड जर्मिनेशन की डेफिनेशन नज़र आ रही है, अंडरलाइन कर लीजिए। द अर्ली ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड अ सीड जर्मिनेशन। ठीक है बेटे, द अर्ली ग्रोथ ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड द सीड जर्मिनेशन। यहाँ तक आपका ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही आपको एक गुड टू नो भी नजर आ रहा है, वेरी इजी गुड टू नो। उस गुड टू नो में उन्होंने आपसे ये डिस्कस किया हुआ है कि प्लांट्स जो है वो अपनी सीड्स को डिस्पर्स क्यों करते हैं, जो कि डिस्पर्स करते हैं सीड्स, प्लांट्स अपनी सीड्स को जो स्कैटर्ड करते हैं, इन द डिस्पर्सल प्रोसेस को कहते हैं सीड डिस्पर्शन, और उनको दूर दूर तक स्कैटर्ड किया जाता है सीड्स को, सो डैट कि जहाँ पे कंपटीशन है वाटर का, फूड का, न्यूट्रिएंट्स का, एयर का, तो सीड्स दूर दूर इसलिए गिराए जाते हैं, इसलिए डिस्पर्स किए जाते हैं, सो डैट कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स पे ग्रो कर सके। ठीक है बेटे, तो आज का जो आपका ये लेसन है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, और आज के लेसन के साथ जो आपकी डायरी है, जो कि मैं हर दफ़ा आपको मेंशन भी करती हूँ बेटा कि आपने डायरी जो है वो साथ के साथ याद करनी है।
तो आज का जो लेक्चर था उसके साथ जो हमारा डायरी वर्क है उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। डायरी आज के टॉपिक के साथ जो आपके रिलेटेड MCQs हैं, दे आर द MCQ नंबर 7, 8, 9, 14 एंड 18। शॉर्ट क्वेश्चन जो आज के टॉपिक से आपके रिलेटेड हैं जी, वो सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है वो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ठीक है बेटे, ये आज की आपकी डायरी है आपकी, और आपने डायरी जो वक्त जो वो साथ साथ याद करना है। इतनी मुश्किल डायरी नहीं है ये। लॉन्ग क्वेश्चन वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन वैसे जो लेंथ वाइज छोटे छोटे से लॉन्ग क्वेश्चन हैं एक एक पैराग्राफ के, ये आपने इसके साथ याद कर लेने हैं। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आपका जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया, लेक्चर नंबर 14। ठीक है, तो आपने बेटा इसको डायरी वर्क याद करना है। और आज का छोटा सा मैसेज है आपके लिए कि हम ज़िंदगी में सिर्फ उस वक्त हारते हैं जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। तो जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं ना, उस वक्त आप समझ लीजिए कि अब आप जैसे हार जाएंगे। तो इसलिए कभी भी कोशिश ना करना छोड़ें, हमेशा कोशिश करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। पॉजिटिवली एफर्ट जो आप हमेशा जारी रखें, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। ओके बेटे, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।